हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो हम लोग लूसेंट का कर रहे हैं साइंस का, और साइंस में फिजिक्स कर रहे हैं। उसका 4 चैप्टर हो गया, 4 वॉल्यूम तक हो गया है और 7 चैप्टर तक कर लिए हम लोग, पृष्ठ तनाव तक। और आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 8वां टॉपिक, श्यानता। तो चलिए देखते हैं 8वां श्यानता चैप्टर के बारे में। श्यानता क्या होती है, श्यानता बल क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इसका पॉइंट है श्यान बल, विस्कस फोर्स। श्यान बल जिसको इंग्लिश में विस्कस फोर्स बोलेंगे, किसी भी द्रव या गैस की 2 क्रमागत परतों के बीच में उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। तो कोई द्रव हो गया या गैस हो गया या कोई भी 2 परत हो जाएंगे, ठोस की बात नहीं की जा रही है इसमें, श्यान बल द्रव और गैस में ही लगता है। तो जैसे कि ये लिक्विड हो गया, ऊपर पानी हो गया, उसके ऊपर तेल डाल दिए, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अपेक्षित गति का विरोध होता है, जिसके कारण से घर्षण बल लगता है। उसी बल को क्या बोलेंगे, श्यान बल बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्यानता जो होती है, विस्कोसिटी होती है, वो तरल का वह गुण होता है जिसके कारण जो तरल होती है ना, उसकी विभिन्न परतों के मध्य में अपेक्षित गति का विरोध होता है, और जिसको ही श्यानता कहलाता है। तो जैसे कि पानी को जमीन पे गिरता है तो वो कुछ ऊपर का लेयर उसका धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ जाता है और कुछ पीछे पीछे ही रह जाता है। तो वो किसके कारण होता है, तो विस्कोसिटी के कारण ही होता है। तो तरल का वह गुण जिसके कारण जो तरल होती है उसके विभिन्न परतों के मध्य में अपेक्षित गति का क्या होता है, विरोध होता है। तो इसलिए उसकी कुछ परतें आगे चल जाती हैं और कुछ विरोध के कारण धीरे धीरे रुक जाती हैं और फाइनली जाके सारी परतें रुक जाती हैं। नेक्स्ट है कि जो श्यानता होती है वो केवल द्रव और गैस का गुण होता है। तो जैसा कि पहले बोल चुकी हूँ, द्रव और गैस का गुण होता है श्यानता। नेक्स्ट पॉइंट है कि द्रव में श्यानता जो होती है उसके अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बलों के कारण होती है। ससंजक बल इसके पहले हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में। तो ससंजक बल एक ही सेम टाइप के, जैसे कि वाटर हो गया, तो वाटर के अंदर जो भी अणु होंगे उस सेम अणु के बीच में लगेगा, उस बल को क्या बोलते हैं, ससंजक बल। अर्थात सेम टाइप के पदार्थ होने चाहिए और सेम टाइप के अणु होने चाहिए, दूसरे टाइप के नहीं। तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको ससंजक बल बोलते हैं। तो केवल द्रव में श्यानता अपने उनके खुद के अणुओं के बीच लगने वाले बलों को ससंजक बलों के कारण होती है। और द्रव का अगर अणु भार बढ़ने से उसकी श्यानता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर कोई लिक्विड है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया, तो जितना ही ज्यादा वो गाढ़ा होगा उतना ही ज्यादा उसकी श्यानता क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा दूर तक उसको गिरा देने पे कहीं पे मूव नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा। ज्यादा जो पतला ज्यादा होता है, जैसे पानी पतला है तो वो चल जाएगा, लेकिन कोई गाढ़ा चीज ले लिए हम तो नहीं चलेगा ज्यादा दूर तक। तो इसका मतलब क्या, उसकी श्यानता ज्यादा है, एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकने की कैपेसिटी ज्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि गैसों में जो श्यानता होती है, गैसों में जो श्यानता होती है, इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। तो गैसों में श्यानता होती है इसलिए क्योंकि गैस जो होते हैं हमेशा उसके पार्टिकल्स, उसके अणु मूव करते रहते हैं, इधर से उधर घूमते ही रहते हैं। तो उनके इधर उधर घूमने के कारण उसमें क्या हो जाती है, श्यानता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है कि गैसों में श्यानता जो होती है द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है और ठोसों में श्यानता नहीं होती है। तो जो गैस है उसमें क्या होती है, श्यानता बहुत कम होती है। अर्थात गैस से लेके हम ठोस की तरफ बढ़ते जाएंगे तो श्यानता क्या होगी, घटते जाएगी। तो ठोस से गैस की तरफ जाएंगे तो हम श्यानता क्या होगी, घटेगी। तो गैसों में जो होती है श्यानता क्या होती है, वो बहुत कम होती है। और जो लिक्विड है उसमें थोड़ा ज्यादा होती है, और लिक्विड से भी गाढ़ा कोई लिक्विड है तो उसमें भी श्यानता क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। और ठोस में तो कोई श्यानता नहीं होगी, क्योंकि ठोस के जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स है, वो कहीं एक दूसरे जगह मूव नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से आबंध होकर एक ही जगह स्थिर रहते हैं, तो इसलिए उसमें श्यानता नहीं होगा। एक आदर्श जो तरल होती है उसकी श्यानता क्या होती है, शून्य होती है। आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। आगे देखते हैं। तो आदर्श तरल जो होगा, जैसे कि 7 जो उदासीन होता है, एकदम से संतृप्त जो वाटर होता है सैचुरेटेड, उसकी श्यानता क्या होगी, शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ताप बढ़ने पे जो होती है क्या होती है, द्रवों की श्यानता घट जाती है।
तो ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की क्षमता घटी जाएगी, ऑफकोर्स घटेगी, क्योंकि द्रव को ताप देंगे तो धीरे धीरे गैस में परिवर्तित होने जाएगा, और गाढ़ा है तो पतला होगा, तो पतला का तो क्षमता कम होता है। परंतु गैसों की जब ताप बढ़ाते हैं तब क्षमता उसकी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि गैसों का ताप बढ़ाने से क्या होगा, उसके पार्टिकल्स और तेजी से इधर उधर से मूव करेंगे, तो इसलिए उनकी क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस नॉर्मली मूव करते हैं, और डिपेंड करता है कि कोई भी द्रव हो या गैस हो, उसके पार्टिकल कितना मूव कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे उसकी क्षमता होती है। तो गैस को गर्म करने पर उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स और ज़्यादा मूव करने लगे। वहीं जो द्रव होगा तो द्रव की क्षमता घट जाएगी, क्योंकि उसका जो है लिक्विड है वो और पतला हो जाएगा, तो थोड़ा कम विरोध करेंगे एक दूसरे का। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी तरल की जो श्यानता होती है उसको श्यानता गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं हम। तो किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, और इसके द्वारा मापा जाता है। तो किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से मापा जाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, तो डेकापॉइज। तो डेकापॉइज होता है SI मात्रक श्यानता गुणांक का। तो श्यानता का क्या होती है, गुणांक होती है डेकापॉइज, या पॉइजनली या फिर पास्कल सेकेंड है। इसे डेकापॉइज या पॉइजनली PI या फिर इसको पास्कल सेकेंड से भी डिनोट करते हैं हम। तो डेकापॉइज, पॉइजनली या पास्कल सेकेंड। तो जो डेकापॉइज है, पॉइजनली या पास्कल सेकेंड, इसको नीटा के द्वारा डिनोट किया जाता है। ये जो सिंबल है ये वाला, तो इसको नीटा बोला जाता है, तो इसके द्वारा डिनोट होता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट सीमांत वेग। तो सीमांत वेग क्या है, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरता है तो प्रारंभ में उसका वेग क्या होता है, बढ़ते जाता है। जब कोई वस्तु श्यान द्रव में गिर जाएगा तो उसका वेग बढ़ते जाएगा, किंतु कुछ समय के बाद वह नियत वेग से गिरने लगती है, और इस नियत वेग को ही वस्तु की सीमांत वेग कहते हैं हम। इस अवस्था में क्या होती है, वस्तु का जो भार होता है वो श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के कारण बराबर होता है। तो जो जब वस्तु अपना सेम वेग से चलने लगती है, नियत वेग से चलने लगती है, तो वस्तु का जो भार है और श्यान बल है, जो पदार्थ के जो द्रव लिक्विड के और उस वस्तु के बीच में लग रही है, श्यान बल लग रही है, उत्प्लावन बल लग रही है, उनके योग के बराबर होती है। तो वस्तु का पूरा भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होते हैं, अर्थात वस्तु पे कार्य करने वाले सभी बलों का योग क्या होती है, शून्य होती है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो सीमांत वेग होता है ना, उसकी जो भी पदार्थ है, वस्तु है, उसकी त्रिज्या r के वर्ग, जैसे कि पदार्थ का वस्तु का त्रिज्या r है तो उसका वर्ग हो गया, उसके अनुक्रमानुपाती होते हैं, समानांतर होता है क्या, तो सीमांत वेग। तो वेग को भी से डिनोट करते हैं और नीचे एस लिख देते हैं, ताकि इससे कंफर्म हो जाए कि भी एस है, अर्थात कि सीमांत वेग है, और सीमांत वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है उसकी वस्तु के त्रिज्या के स्क्वायर के। अर्थात बड़ी वस्तु जब अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है, तो जो बड़ी वस्तुएं होंगी तो उनकी क्या होगी, त्रिज्या ज्यादा होगी। तो बड़ी वस्तुओं की त्रिज्या ज्यादा होगी तो उनका सीमांत वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो छोटी वस्तु होगी उसका सीमांत वेग क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या छोटी है। तो सीमांत वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वस्तु के त्रिज्या। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है धारा रेखीय प्रवाह। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट में धारा रेखीय प्रवाह है, इसको देखते हैं हम। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो द्रव का एक ऐसा प्रवाह है जिसमें द्रव का प्रत्येक कण क्या होता है, उसी बिंदु से होकर गुजरता है। तो धारा रेखीय प्रवाह में द्रव का ऐसा प्रवाह होता है जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से होकर गुजरता है। तो इससे पहले और उससे पहले वाला कण गुजरा था, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल और वो उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। तो इसको फिर देख लेते हैं, फिर से धारा रेखीय प्रवाह। द्रव का एक ऐसा प्रवाह जिसमें क्या होती है, द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से होकर गुजरता है जिससे पहले उससे पहले वाला कण गया था। तो जैसे कि ये है लिक्विड है, तो ये सारा एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जो आगे वाला जिस पॉइंट से जा रहा है पीछे वाला भी उसी पॉइंट से, तो धारा के समान चल रहे हैं ऐसे पैरेलल। तो ये क्या है, धारा रेखीय प्रवाह है, और इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। और धारा रेखीय प्रवाह में क्या होती है कि जो चाल होते हैं सबके ना,
एक बिंदु पे, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, इस जगह पे एक बिंदु है, तो इस बिंदु पे सबका जो प्रवाह की चाल है और दिशा है वो सब सेम रहती है। पैरेलल तो सेम ही रहेगा और उसका चाल भी समान रहेगा। आगे देखते हैं क्रांतिक कोण। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्रांतिक कोण क्या होती है, इसको देखते हैं हम। धारा रेखीय जब प्रवाह होती है तो उसके महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। तो जब धारा रेखीय प्रवाह हो रही है अर्थात कि सारे एक डायरेक्शन में एक सीध में जा रहे हैं, तो वहाँ उनका जो महत्तम मतलब सर्वाधिक जहाँ पे जिस पॉइंट पे वेग है, मान लीजिए यहाँ पॉइंट पे इसका वेग क्या है, इस लिक्विड का सबसे ज्यादा है, तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे उसका वेग सबसे ज्यादा होगा वहीं क्या होगी, क्रांतिक कोण होगी। अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह क्या होगी, धारा रेखीय न होकर के विक्षुब्ध हो जाएगी, वह वेग क्रांतिक कोण कहलाता है। तो इनका मैक्सिमम वेग जिस पॉइंट पे होगा और उस पॉइंट पे सबका वेग सेम भी होना चाहिए, मैक्सिमम वेग भी हो और सेम हो, उसके बाद ये इनका वेग थोड़ा सा कम एक दूसरे से हो जाएगा या फिर डायरेक्शन ये चेंज कर लेंगे, तो वही वेग क्या होती है, क्रांतिक वेग कहलाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि द्रव का प्रवाह जो है उसका वेग क्रांतिक वेग से कम होता है, द्रव के प्रवाह का वेग जो क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका जो प्रवाह है उसकी श्यानता पे निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे कि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से क्या होती है, बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व ही उसकी वेग को निर्धारित करता है। तो जनरली क्या होता है कि जैसे कि पानी है, तो पानी कहीं अगर हम नीचे गिरा रहे हैं, प्लेन सरफेस हो, तो गिराने के बाद अगर प्लेन है तो उसको कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। अगर उस पे से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, कोई सरफेस का खर्चा नहीं है, तो वो कंटिन्यूस अगर प्लेन पर गिराएंगे तो चलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके अंदर के जो बल है, संसंजक बल है, उसके कारण उसमें श्यानता उत्पन्न होती है, तो जाके पानी कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो लेकिन वो क्या होती है ना कि पानी में क्या होता है कि क्रांतिक वेग से उसमें जो उसका प्रवाह का वेग होता है तो उसका उच्चतम, कहीं भी उसका उच्चतम बिंदु नहीं होता है, उसका क्रांतिक वेग नहीं होता है, उससे कम पे ही वो प्रवाहित होती है। तो कम पे प्रवाहित होती है तो उसका क्या होगा, रुकने की जो क्षमता होगी, जो श्यानता होगी, तो उस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसकी श्यानता पे, उसका जो रुकने की क्षमता है उसके श्यानता पर डिपेंड करता है। लेकिन और ऐसा हम लोग इसके जस्ट पहले कुछ देर देखे थे कि श्यानता अगर कोई गाढ़ा चीज है तो उसकी श्यानता क्या होती है, कम होती है। कोई पतला लिक्विड है तो उसकी श्यानता क्या होगी, ज्यादा होगी। सॉरी, जो लिक्विड होती है ना, लिक्विड जो पतला होती है तो उसकी श्यानता क्या होती है, कम होती है, अर्थात वो जल्दी नहीं रुकेगा, दूर तक पसर जाएगा। और वहीं जब हम गाढ़ा चीज को गिराते हैं जमीन पे तो वो तुरंत ही रुक जाती है। तो लेकिन ज्वालामुखी के केस में ऐसा नहीं होता है, ज्वालामुखी तो बहुत गाढ़ा होता है, पर उसके केस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके जो क्रांतिक वेग है ना, एक समय जहाँ चल रहा है वहां पर जो उसका मैक्सिमम है, उसके बाद वो तितर बितर हो जाती है ज्वालामुखी, धारा रेखीय नहीं रह जाता। तो उसका जो क्रांतिक वेग है उससे भी ज्यादा वेग से वो क्या होती है, चलती है। तो उससे भी ज्यादा वेग से चलती है, विस्कोसिटी वहां पे नहीं लगेगा, वहां पे उसका जो क्रांतिक वेग है ना उससे ज्यादा हो जाती है उसकी प्रवाह तेज। तो इसलिए डिपेंड करता है उसका वेग किस पे, उसके घनत्व पे निर्भर करता है, ना कि उसकी श्यानता पे। आगे देखते हैं, आई होप समझ आया होगा। इसके अलावा क्या है कि जो लावा है, मतलब हम लोग देख ही लिए थे कि बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि उसका जो घनत्व है अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है, और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है, ना कि श्यानता उसके वेग को निर्धारित करता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली का थ्योरम क्या है, इसको देख लेते हैं हम। तो बर्नौली थ्योरम है कि जब कोई भी आदर्श द्रव, मतलब कोई भी एक आइडियल लिक्विड है, अर्थात कि वो ना बहुत ज्यादा गाढ़ा पतला ऐसा कुछ भी नहीं है। आदर्श लिक्विड कहने का एक ये भी अर्थ होता है कि उसकी जो श्यानता होती है, विस्कोसिटी होती है, 0 होती है। तो वह किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है, धारा रेखीय अर्थात कि एक समान वेग से बह रहा है, एक ही पॉइंट से होके बार बार गुजर रहा है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक जो आयतन है उसकी कुल ऊर्जा
का योग नियत होगा, क्योंकि वो धारा रेखीय है, एक वेग से एक जगह से एक सीध में बह रहा है वो लिक्विड, और उसके पास श्यानता भी नहीं है, मतलब विस्कोसिटी भी नहीं, रुकेगा भी नहीं, निरंतर बही रहा है बही रहा है। तो उसकी जो कुल इकाई, उसके इकाई स्थान पे अगर इकाई आयतन में हम ऊर्जा निकालें, उसकी कुल ऊर्जा निकालें, अर्थात उस जगह पे इकाई आयतन पे उसके दाब ऊर्जा को, और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, उसकी स्थिति कारण ऊर्जा, उसमें लगने वाले दाब, वो पतली नली में जो जा रहा है तो उसमें लगने वाले दाब और गतिज स्थितिज ऊर्जा के तीनों का योग कर दें तो वो क्या होती है, फिक्स होती है। हर जगह पे क्या होगी, वो फिक्स होती है। सही बात है, सेम वेग है, ना कोई उस पर विस्कोसिटी लग रही है, ना श्यानता लग रही है, ना कुछ भी लग रहा है, ना बाह्य कोई बल लग रहा है, तो उसका जो योग होगा उसका, वो सारा का सारा क्या होती है, ऊर्जा का नियत होती है। और इस प्रमेय पे ही आधारित जो वेंटूरी मीटर होता है, वेंचुरी मीटर जिसको बोलते हैं, इससे नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। और यही बर्नौली का जो है प्रमेय है, तो इसी बर्नौली के प्रमेय के अनुसार वेंचुरी मीटर से क्या होती है, तो नली में द्रव के कोई भी प्रवाह होती है, तो जैसे बोला जाता है ना कि कोई भी नली में द्रव जा रहा है, उसकी प्रवाह की दर क्या है, किस गति से वो बह रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, तो उसको किसके माध्यम से मेजर करते हैं, तो वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर किस सिद्धांत पर बनाया गया है, तो बर्नौली के सिद्धांत पे। और बर्नौली प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ने से क्या होती है, दाब घटता है, और गतिज ऊर्जा के घटने से दाब बढ़ता है। और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इस पे उसको जो फोर्स लग रहा था, जो प्रेशर लग रहा था, तो उसको क्या करा, प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम करेंगे, लूज करेंगे तभी तो वो फ्लो होने लगेगा। तो वही है कि प्रेशर लो करने से क्या हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जैसे कि गैस सिलेंडर है, तो गैस सिलेंडर में बहुत ज़्यादा प्रेशर दे करके उसमें रखा जाता है लिक्विड बना के, और जैसे जैसे उसका प्रेशर रिलीज किया जाता है तो क्या होता है, उसका जो गति होता है बढ़ जाता है, वो गैस बन के बाहर निकलने लगता है, तो उसका गति बढ़ जाती है ना। तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है अगर प्रेशर उसका धीरे धीरे तो कम किया जाए तो। और वहीं जब प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो फिर वो रह जाता है सिलेंडर के अंदर ही, और वो नहीं बाहर निकल पाएगा। आगे देखते हैं। जो बर्नौली प्रमेय है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, और बर्नौली प्रमेय के आधार पर ही वेंचुरी मीटर का निर्माण किया गया है। और बर्नौली प्रमेय क्या कहता है, तो ये कहता है कि अगर कोई लिक्विड या कोई आदर्श द्रव, अर्थात उसमें कोई क्षमता नहीं है, कोई रोकने की क्षमता नहीं है किसी एक दूसरे को विरोध करने की, वो लगातार जा रहा है, धारा रेखीय जा रहा है, एक समान वेग से जा रहा है, एक ही पॉइंट से जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसका हर एक आयतन पे, इकाई आयतन पे, मतलब इकाई जगह पे उसका सब ऊर्जा जितना है वो सब दाब, गति, स्थिति, सारा ऊर्जा क्या होगी, फिक्स होती है, नियत होती है। और इसी पे बना है वेंचुरी मीटर। नवा देखते हैं, नवा टॉपिक है प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता को देख लेते हैं। प्रत्यास्थता जो इलास्टिसिटी होती है, तो प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। तो जो प्रत्यास्थता है पदार्थ का ऐसा गुण है जिसके कारण उस वस्तु पे कोई भी बाह्य बल लगाया जा रहा है तो वो अपना क्या करेगी, परिवर्तन का विरोध करती है। लेकिन उससे उसके विरोध के जो क्षमता है उससे भी ज्यादा उस पर बल लग जाएगा तो वो तो फाइनली हो ही जाता है, डिसीप हो जाता है। तथा जैसे ही बल को हटा लिया जाता है वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे कि गेंद है, तो गेंद को हम लोग दबाते हैं तो क्या होता है, वो अपना शेप बदलना नहीं चाहता है, वो थोड़ा सा दब जाएगा दबाने पे, परंतु जैसे ही हाथ हटा लेंगे उसको, जहां हम लोग दबाए हुए हैं, फोर्स लगाए हुए हैं, तुरंत अपने वापस अपनी अवस्था में आ जाता है। तो ये उस बॉल की क्या है, प्रत्यास्थता की गुण, इलास्टिसिटी, कि वो नहीं चाह रहा है कि हमको अब डिसेप करें, और बहुत ज्यादा जोर लगा देंगे तो टूट फूट जाएगा ही, वो अलग चीजें हैं। पर नॉर्मल उसका जो होता है लिमिटेड, तो वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। लेकिन प्रत्यास्थता की सीमा भी होती है, इलास्टिसिटी की लिमिट भी होती है कि किसी हद तक ही फोर्स को वो सहन कर पाएगा और अपना जो भी उसका गुण है उसमें परिवर्तन नहीं कर पाएगा। तो विरूपक जो बल होता है ना, विरूपक बल क्या होती है देखते हैं। तो विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, और जिससे अधिक बल लगाने पे क्या होती है, पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। वही क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। अर्थात एक लिमिट है, एक ऐसा फोर्स होगा हर पदार्थ के लिए, हर वस्तु के लिए अलग नियत मान होगी, फिक्स नियत मान होगी फोर्स
की लिमिट होगी कि उससे ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होगी, वस्तु डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उससे कम लगाएंगे तो वह पुनः क्या होगी, अपने वापस अवस्था में, पुरानी अवस्था में आ जाएगी। यही उसकी क्या होती है, इलास्टिक लिमिट होती है। जब किसी तार पे विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी प्रारंभिक लंबाई जो एल है उसमें वृद्धि हो जाती है थोड़ा सा एल। तो वही जो एल वृद्धि हुई तो उसकी विकृति को किसी डिनोट करेंगे एल बटा में एल, अर्थात कुल लंबाई में जो छोटी सी वृद्धि हुई है तो वो छोटी सी वृद्धि बटा में कुल लंबाई। तो लंबाई में छोटी सी वृद्धि जो हुई है, छोटी सी वृद्धि वाली लंबाई और बटा में कुल लंबाई, ही उसकी क्या होती है, उस पदार्थ की, उस तार की विरूपक बल की विकृति होती है। ये तार पे ही काम करता है, बॉल पे नहीं करता है, क्योंकि बॉल पे हम दबाएंगे तो नीचे धंस जाता है ना, वो थोड़ा लंबाई बढ़ती है। तार है तो तार पे हल्का सा विरूपक लगाएंगे तो वो थोड़ा सा खींचेगा, लंबा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा जोर से खींच देंगे तो टूट जाएगा। या फिर रस्सी ही है या फिर स्प्रिंग ही है, कुछ भी है, तो उस पर थोड़ा सा खींचेंगे हल्का सा तो वो बढ़ेगा, उसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जितना बढ़ती है लंबाई वो और बटा में उसकी कुल लंबाई कहते हैं। तो वहीं उसका क्या होती है, विकृति होती है, वहीं उसकी स्ट्रेन होती है। प्रतिबल क्या होती है, तो प्रतिबल होती है। स्ट्रेस क्या होती है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं, अर्थात इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है वहीं उसकी प्रतिबल होती है। प्रति अर्थात प्रति, प्रति मतलब एकांक एरिया पे जो बल लगाया जा रहा है वहीं उसको स्ट्रेस बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रत्यास्थता का यंग मापांक। तो ये पूछता है इससे क्वेश्चन कि प्रत्यास्थता का यंग मापांक क्या है, यंग मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। प्रत्यास्थता तो हम लोग समझ गए हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो क्या होती है, अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहती है। तो प्रत्यास्थता का यंग मापांक क्या है, यंग्स मॉड्यूल क्या है। तो अगर प्रतिबल जो है मतलब एकांक एरिया पे जो हम बल लगा रहे हैं और जो उसमें विकृति है तो उसके अनुपात को तार का पदार्थ का क्या बोला जाता है, प्रत्यास्थता का यंग मापांक। अर्थात कि जो एक एरिया है छोटा सा तो उसमें हम जो प्रतिबल लगा रहे हैं उसको विकृति देने के लिए अर्थात तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए, तो ये तार है, ये मान लीजिए तार है, यहाँ तक इसकी लंबाई है एल है और यहाँ से ये बड़ा वाला एल है, बड़ा वाला एल है और यहाँ से इसको छोटा सा हम बढ़ा दिए तो इसकी लंबाई खींच के तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, छोटा एल। तो जब हम खींचे तो इसमें थोड़ा सा बल लगाए तो इसके इकाई एरिया पे, जो इकाई यहाँ पे मान लीजिए कोई एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं, उस एरिया पे उस बिंदु पे जितना बल लगाए वहीं क्या हो गया, उसकी प्रतिबल हो गई। तो प्रतिबल और तो ये जो बल लगा रहे हैं तो प्रतिबल हो गया, तो बल बटा में क्या करेंगे, प्रतिबल इसमें कहेंगे, तो प्रतिबल बटा में क्या लिखेंगे, बटे में लिखा जाएगा जो विकृति हुई। तो विकृति कितना हुआ था, विकृति, तो विकृति के अभी ऊपर हम देखे थे विकृति कितना हुआ था, तो एल हुआ था। तो विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, जो एल है, छोटा वाला एल है उसके बटा में बड़ा वाला एल, तो यही इसकी विकृति है। तो प्रतिबल बटा में की विकृति क्या हो जाती है, उसका यंग का मापांक हो जाता है। आगे देख लेते हैं। जो यंग का मापांक था वो क्या था, तो यंग मापांक था प्रतिबल बटा में विकृति। किसी भी पदार्थ का यंग मापांक क्या होती है, तो वो होती है प्रतिबल बटा में विकृति, जिसको ई से डिनोट करते हैं। और ई यहाँ पे क्या है, एक नियतांक, एक फिक्स प्रत्यास्थता का गुणांक है। तो आगे देख लेते हैं कि हुक का नियम क्या कहता है। तो हुक का नियम कहता है कि प्रत्यास्थता की जो सीमा होती है, अर्थात कि उस सीमा के बाद वो प्रत्यास्थ नहीं होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, विकृत हो जाता है। तो इस सीमा में किसी वस्तु में जो उत्पन्न विकृति होती है, अर्थात उसकी लंबाई में बढ़ोतरी होती है जो, तो उस पर लगाए गए प्रतिबल जो होती है उसी के अनुक्रमानुपात है। सही बात है। हम जितना, और मान लीजिए यहाँ पे ये वायर है और इसको हम थोड़ा सा इतना खींच के दे के बढ़ा रहे हैं, तो हम जितना उस पर बल लगाएंगे, जितना जोर से खींचेंगे उतना ही बढ़ेगा, लेकिन उस सीमा के अंदर, उसका जो लिमिट है प्रत्यास्थता का उसके अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा जोर से खींच देंगे तो टूट ही जाएगा। तो उससे लिमिट में हम खींचेंगे और जितना वो बढ़ेगा तो वो जितना बल लगा रहे हैं उतना ही उसकी विकृति होती है। दोनों एक दूसरे के क्या है, अनुक्रमानुपाती हैं। यही कौन कहता है, तो ये कहते हैं हुक का नियम कहता है। नियम कहता है कि प्रत्यास्थता में विकृति और उसके जो प्रतिबल है दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं। लेकिन यंग क्या कहता है, तो यंग मापांक क्या कहता है, यंग मापांक है तो मापने का एक वो है, मेजरमेंट है। तो जो तार में प्रतिबल लगता है और बट्टे में उसका विकृति था, उन दोनों की अनुपात जो होती है ना, उसी को तार का
यंग मापांक बोला जाता है। तो जो उसमें हो जाएगी प्रतिबल बटा विकृति, वहीं यंग का मापांक है। जबकि हुक का नियम क्या है कि हुक का नियम है कि जितना हम फोर्स लगाएंगे, जितना प्रतिबल लगाएंगे, उतना विकृति होगा, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अगर इन दोनों को हम रेशियो निकालेंगे अर्थात यंग मॉडल जैसा, तो वो बराबर में एक नियतांक देगा। वो उसको क्या बोलेंगे, इस नियतांक को प्रत्यास्थता का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी आगे देखते हैं। तो प्रत्यास्थता का जो गुणांक है ई है, इसको ई से डिनोट किया जाता है। तो इसका मान भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए भिन्न भिन्न होता है। obvious बात है कि सब पदार्थ का एक जैसा है नहीं। इसका SI मात्रक क्या होगा, तो प्रत्यास्थता गुणांक जो ई है, इसका SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, अपने से निकाल लेते हैं। ऊपर प्रतिबल है, तो प्रतिबल बल ही होता है, तो बल का क्या हो जाएगा न्यूटन। अब बटे में क्या है, नीचे है, तो यहाँ पे जो प्रत्यास्थता गुणांक था ई, उसका भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए भिन्न होता है। और इसका जो मात्रक होता है, तो यंग का जो भी मात्रक होता है ई है, जो नियतांक है, और ई को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। तो इसकी मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो चूंकि प्रतिबल का तो न्यूटन होता ही है, और बटे में क्या है, विकृति है। तो चूंकि विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, छोटको एल अर्थात डेल्टा एल बटा में बड़ा एल। तो इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, दोनों कट जाएगा। तो जो विकृति होती है, स्ट्रेन होती है, वो डायमेंशन लेस होती है। परंतु ये जो प्रतिबल है ना, तो ये न्यूटन इसका तो बल हो गया, लेकिन प्रति है अर्थात वो एकांक एरिया में लग रहा है, वो सभी जगह नहीं लगता है। तो उस तार के एकांक एरिया में लग रहा है। तो एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो बट्टे में मीटर स्क्वायर। ये तो डायमेंशन लेस है, तो खत्म हो गया। तो इसको क्या फिर लिख देंगे, न्यूटन है, जो मीटर इसका नीचे ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर के पावर -2। तो यही हो गया क्या, जो प्रत्यास्थता गुणांक है ई है, कोफिशिएंट है उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब वही विकृति जो होती है वो मीटर यूनिट लेस होती है। आगे देखते हैं यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको y से डिनोट किया गया है। तो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, तो ये यदि जो विकृति होती है वो अनुदैर्घ्य है, तो विकृति अगर अनुदैर्घ्य है, तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो जब विकृति अनुदैर्घ्य होती है, तो प्रत्यास्थता गुणांक को क्या बोलेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोलेंगे। और प्रतिबल बटा में विकृति बराबर y होता है। यहाँ पे क्या था, प्रतिबल बटा में विकृति ई था। ई क्या था, प्रत्यास्थता गुणांक था, जो हुक के नियम के अनुसार था। तो हुक के नियम के अनुसार ई है, तो ई हो जाएगा कि प्रत्यास्थता गुणांक, जबकि यंग के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और ये अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्घ्य विकृति होती है। और यदि विकृति में आयतन में, विकृति के आयतन में हो, तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं हम। जैसे कि अभी तक हम लोग तार का देख रहे हैं, तो तार में क्या हो जाएगा, छोटा सा एरिया जगह पे एरिया हो जाएगा, या फिर कोई भी ऐसे देख लेंगे रस्सी वगैरह, तो उसमें छोटा सा जगह पे एरिया हो जाएगा। लेकिन अब हम वॉल्यूम में देख रहे हैं, हम कोई ऐसा चीज जैसे पदार्थ के रूप में है, तो इसका एक जैसे कि बॉली का हम बात कर रहे थे, या फिर कोई भी चीज ले लेते हैं, तो उसका जो पदार्थ के रूप में हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, छोटा सा एकांक एरिया, वॉल्यूम एरिया नहीं होगा, वॉल्यूम होगा, तो उसका वॉल्यूम होगा। तो अगर वॉल्यूम के सेंस में प्रतिबल और विकृति हम देख रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल फोर्स बटा में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा ना, क्योंकि प्रति एकांक एरिया अपने कारण वॉल्यूम, बटा में डेल्टा, जो एल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वॉल्यूम लिखेंगे, बटे में भी पूरा वॉल्यूम लिखेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, उस केस में बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और अपरूपण विकृति जो होती है, शियर होती है, इसके लिए दृढ़ता गुणांक कहते हैं। तो यदि विकृति आयतन में है, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और अपरूपण उसके पास विकृति है, शियर है, तो उसके लिए उसको दृढ़ता गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट है, ये हो गया विकृति हो गया। आगे देख लेते हैं सरल आवर्त गति, जो 10 नंबर पॉइंट है। तो सरल आवर्त गति जो है, उसको आवर्त गति पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति पीरियोडिक मोशन एक निश्चित पथ पर गति करती है, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को क्या बोला जाता है, आवर्त गति बोला जाता है। नेक्स्ट है दोलन गति। तो दोलन गति क्या है, आवर्त गति तो उसके नाम में ही है कि बार बार आ जा रहा है, तो आवर्त हो गया। दोलन गति क्या है, तो किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या कांपनी की गति कहते हैं। कोई पिंड है, यहाँ पे इसके इधर इधर जा रहा है, तो डोल रहा है, तो दोलन गति कहते हैं। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि